आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। एक फिल्मकार जिन्होंने साल 2001 में मचा दिया था गदर। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल को एक साथ लाने वाली फिल्म अपने। अपने तो अपने होते हैं। साल 2010 में वो लेकर आए वीर, सुरीली अखियों वाले। उसके बाद गदर 2, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। और अब वनवास। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्मकार अनिल शर्मा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। इनसे बातचीत की है रेडियो सखी ममता सिंह ने। सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग। नमस्कार, आज हम जाने माने डायरेक्टर अनिल शर्मा के स्टूडियो में आए हैं अपने प्रोड्यूसर जुबैर खान और इंजीनियर हर्क पाटले के साथ। मैं रेडियो सखी ममता सिंह। अनिल शर्मा जी, हम आपका स्वागत कर रहे हैं विविध भारती परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं सारे श्रोताओं को मेरा बहुत सारा नमस्कार। और ये नव वर्ष में हम लोग 2025 में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो पूरे वर्ष के लिए और पूरे जीवन भर के लिए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं जी। नमस्कार। शुक्रिया सर। सनी देओल और अमीषा पटेल दोनों थे गदर एक प्रेम कथा, तो उनके साथ कैसी आपकी सिमेट्री थी? अमीषा तो एकदम नई थी, उसको तो लॉन्च किया था, 300-400 लड़कियों के बीच में उसे सेलेक्ट किया था। वो बेचारी बहुत हार्ड वर्किंग थी, बहुत मेहनत करती थी। हफ्ते में 5 दिन मेरे घर आती थी, 3-4 घंटे 2 बजे से लेकर 7 बजे तक रिहर्सल करती थी, सीन करती थी। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और 6 महीने में पूरी तरह वो सकीना बन गई। तो शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, और बहुत मेहनत करके उसने गदर में जो कुछ पाया, इट वॉज नॉट इजी। शी वर्क वेरी। उत्कर्ष एक्टर ही है, तो क्या वो भविष्य में आपकी तरह डायरेक्टर बनना चाहते हैं? कभी आपसे कहा कि वो तो फिल्म मेकिंग का पूरा कोर्स करके उसने बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स में अभी तक बनाई हुई हैं। डेफिनेटली वो एक दिन डायरेक्टर तो बनेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन का बहुत अच्छा नैग है, वो कहानी का बहुत अच्छा नैग है। अमेरिका में जब वो पढ़ रहा था चैपमैन में, अगर वो कोई स्क्रिप्ट लिख देता था किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए, फेलो स्टूडेंट्स की स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती थी ना, तो प्रोफेसर पूछता नहीं था, प्रोफेसर बोलता था उत्कर्ष स्क्रिप्ट लिखिए, ओके। तो उसको स्क्रिप्ट का नैग बहुत अच्छा है। उत्कर्ष द गाय जो कंप्लीट फिल्म मेकर है, वो एक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो सिंगर भी है। कैसा लगता है उत्कर्ष की तारीफ जब आपको मिलती है? मुझे अच्छी लगती है, पर मुझे लगता है अभी तो बहुत लोग करते हैं, पिता हूं तो लोग करते हैं तारीफ, लेकिन मैं किसी की तारीफ पे नहीं जाता, खुद अपनी आंखों से देखता हूं वो क्या परफॉर्म कर रहा है। लोग कहते हैं पितृमोह लोगों के लिए हो सकता है, पर मेरे लिए वही है, मैं एज ए डायरेक्टर उसको जज करता हूं। मेरे लिए मेरे डायरेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बहुत सेल्फिश हूं अपने एज ए डायरेक्टर, क्योंकि कोई भी चीज जो मेरे डायरेक्शन को खराब करे मुझे बर्दाश्त नहीं है, फिर वो कुछ भी हो, पर वो परफेक्ट है। परफेक्ट तो देखो कोई नहीं होता फिल्म लाइन में, किसी भी लाइन में, किसी भी कला क्षेत्र में। ही नीड्स टू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ व्हिच ही इज गेनिंग एवरी डे। उसके अंदर गुण यही है कि उसने अपना कटोरा खाली रखा है कि उसमें कुछ भी आ सके। तो यहाँ पर उत्कर्ष के लिए कोई गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बतौर पिता। नहीं, मैं तो कोई अपनी फिल्म का ही गाना सुना सकता हूँ। गदर 2 का जो गाना है मुझे बहुत पसंद आता है, उसमें सुनते हैं ये गाना।
शरारत ये नफासत नजाकत ये शोखी ये शरारत ये नफासत नजाकत बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूमता रह जाए सबसे जुदा है तेरी अदाएं दिल तेरा कायल हो ही गया जुल्फें तेरी काली घटाएं धूप में बादल मिल ही गया ये तेरी निगाहें करम फरमा है तू मुझ पे हुआ मेहरबान मैं कैसे भुलाऊं आपकी इनायत बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम तरह जाए बातें तेरी जैसे दुआएं मैं इनमें शामिल हो ही गया दिल में तुम्हारे थोड़ा सा हिस्सा हाँ मुझको हासिल हो ही गया ये दिल भी तुम्हारा तुम्हारी तरह है जो खुशियाँ मुझे दे रहा हो तुम जिस भी जगह पे वहीं पे हो रौनक बहुत खूबसूरत हो बहुत खूबसूरत हो आप सर से पा तक दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम झूम जाए तुम्हें हूर हूर किसी हूर हूर हाँ हूर साए पाए दिल झूम झूम दिल झूम झूम दिल झूम तरह जाए झूम तरह जाए खुदा अब बनाता नहीं ऐसे चेहरे निगाहें ये जा जा के हाँ जिन पे ठहरे जिन्हें देखने से मिले दिल को राहत बहुत खूबसूरत हो आप
सर से पार तक। उत्कर्ष की बात चल रही थी और हमारे जहन में एक बात आ रही है, गदर एक प्रेम कथा जब आप शूट कर रहे थे तो जो छोटा बच्चा है वो उत्कर्ष ही है, ट्रेन पर उसकी जो शूटिंग है, तो उस शूटिंग से जुड़ी हुई जरा खास बात हमें बताइए। अरे वो शूटिंग से जुड़ी बात तो मत पूछिए, बस जब से याद करता हूँ तो अच्छा हालत दिल के खराब हो जाते हैं। उन दिनों ऐसा VFX होता नहीं था। अब अमीषा, सनी, विवेक शौक सबको ट्रेन से भाग के जाना था। उत्कर्ष भी छोटा बच्चा है और उसको भी सनी के कंधे पे। मेरी हालत खराब हो रही थी। सबसे पहले तो मैंने कहा शूटिंग पे माँ को बोला आप लेट आना आज। उनको कोई ना कोई चक्कर चला के लेट कर दिया, क्योंकि वो सामने होती तो मना तो मुझे नहीं करती लेकिन हालत खराब होती। अब सनी कंधे पे उत्कर्ष और 30 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन, एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे दौड़ के जाना है। एक चौपर पे कैमरा, 5 कैमरे लगे हुए हैं। अब आप सोचो वो पहला शॉट है मेरे जीवन का जब वो ट्रेन चली और सनी ने भागना शुरू किया बच्चे को लेके। मैंने एज ए डायरेक्टर आंख बंद कर ली। लाइफ में एक ही शॉट है जिसमें डायरेक्टर ने आंख बंद की शॉट नहीं देखा। मतलब मुझे क्या क्या दिख गया, कितना कितना बुरा भला दिख गया। और 30 सेकंड में 35 सेकंड में आंख खुली, 40 सेकंड ऐसा लगा 40 युग गुजर गए। एक एक सेकंड को एक एक युग में गुजरते मैंने उस दिन महसूस किया। वो 40 सेकंड गुजर ही नहीं रहे थे और ट्रेन ने अचानक रुकने की साउंड सुनी। उसके मैंने आंख खोला तो सनी देओल बच्चे को लेके बैठ रहे हैं और वो सनी सर थे। मैंने भरोसा करके दे दिया, कोई भी बच्चा होता। बाद में मैंने रियलाइज किया यार डमी भी तो बांध सकता था, क्यों किया ऐसा। लेकिन वो क्या पागलपन है एज ए डायरेक्टर, और वो मैंने लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लिया। आज भी मैं कान जोड़ता भैया अब मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। नहीं, उसमें मेरा तो पैशन था लेकिन बच्चे की जिंदगी, सनी की जिंदगी, सबकी जिंदगी का सवाल था। ऐसा नहीं करना चाहिए एज ए डायरेक्टर। आई वाज फुलिश। मैं आज भी अपने आप को चलिए सब अच्छा रहा और वो फिल्म कितनी सराही गई। बात सनी की भी चल रही है तो सनी और बॉबी दोनों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, किस तरह से आपके साथ उनका जुड़ाव है और कोई खास बात निजी जिंदगी में उनके साथ कोई घटना हो तो बताइए। दोनों बहुत प्यारे भाई हैं। बॉबी तो बहुत ही लविंग है। बॉबी के अंदर अभी भी बचपन नहीं है। बॉबी का जन्मदिन था, मैंने उसको बोला कि बॉबी अभी तक तेरे अंदर का बच्चा जग गया नहीं है, अभी भी तू ऐसे ही बच्चा है, मेरे लिए अभी भी तू बॉबी है ही। तो बॉबी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। तो बॉबी मुझे बोलता है कि हाँ सर क्या है, हम लोग क्या घर में इतने प्रोटेक्टेड रहे, बाहर कहीं गए नहीं, आए नहीं, जाए नहीं, इसलिए अब मैंने दोनों बच्चों को 2 जगह असिस्टेंट बना दिया है। मैं चाहता हूँ वो थोड़ा बाहर जाएं, ठोकरें खाएं, थोड़ा जीवन देखें, जीवन जिए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बड़े घर में पैदा होने वाले बच्चों की। दोष उनका नहीं होता, माँ बाप का होता है। जैसे हमने अपने बच्चों को बचपन से ही क्या बात है लोकल ट्रेन में चलवाया। हमने कहा भाई तुम ऑटो पकड़ के जाओ, बस में जाओ। अमेरिका रहा उत्कर्ष, 4-5 साल हमने गाड़ी नहीं दी। हर माँ बाप अपनी गाड़ी दे देता है बच्चों को, लेकिन हमने कहा नहीं भाई तू साइकिल से जा। वो साइकिल से जाता था, ट्रेन से तो वो जीवन जिएगा नहीं तो कैसे जिएगा। तो बॉबी मुझे बोला मैंने अपने बच्चों को भेज दिया है 2 जगह। तो ये इतना ईमानदार आदमी है, इतना अच्छा सच्चा आदमी है। और दोनों भाइयों का रिश्ता तो पूछो मत, कब एक दूसरे से लिपटते हैं और कब एक दूसरे को लिपट के रो पड़ते हैं, पता नहीं लगेगा। एक मेरा लास्ट सीन था अपने का, पिक्चर खत्म हो रही है, पिक्चर का लास्ट सीन है अपने का, जिसमें तीनों बाप बेटे लिपट रहे हैं। वो मेरा शॉट है, शॉट में देखिए तीनों हुंकार मार के रोने लगे, रियलिटी में ही रोने लगे। क्योंकि ऐसे मौके कब कब मिलते हैं, कब बाप बेटे दोनों तीनों गले मिलेंगे, ऐसा मौका रियल लाइफ में मिलता नहीं। अक्सर कब हम अपने बाप को गले लगाते हैं, कब हम बाप से लिपटते हैं, ऐसा नहीं होता। यही तो वनवास में दिखाया कि कब आपने अपने पिता को लात छुआ है, छूते ही नहीं है, होता ही नहीं है। माँ से फिर भी लिपट जाएगा, माँ तो फिर भी अधिकार पकड़ के आ जाती है बेटे के पास, खिलाने पिलाने कुछ ना कुछ करने। बेचारा पिता तो थोड़ा सा अच्छा ठीक है, हाँ ओके है ही जाता है थोड़ा सा। क्या वनवास के समय जब आपने देखी पहली बार तो आप खुद रोए? मैं तो अब भी जब भी देखता हूँ रोता हूँ। अभी आ रही है OTT पे, अभी आ रही है सैटेलाइट पे, ZEE5 और पे। आप देखिए पूरा हिंदुस्तान कैसे रोता है, क्योंकि हर आदमी में अपने पिता को प्यार है और वो फिर वो उस चीज को एहसास करता है यार मैं कितना समय दे पा रहा हूँ अपने पिता को। ये चीज जो है ना वनवास की सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फिर एहसास करते हैं कि यार मुझसे क्या पर मैं क्यों नहीं अपने पिता को टाइम दे पा रहा। अभी जब वनवास का यहाँ जब पहला ट्रायल हुआ, आपको बताता हूँ, ये जो शख्स आए थे ना यहाँ बैठे थे, लंदन से आए थे और इनके पिता कलकत्ता में। तो इन्होंने पिक्चर देखी, पिक्चर देखने के बाद इनको कहीं और बॉम्बे में 4-5 दिन रहना था, दिल्ली जाना था, क्योंकि वहां से अभी सीधा बॉम्बे आए थे। ये सीधे कलकत्ता चले गए। फोन किया,
बोले मैं सारे काम छोड़ रहा हूँ और 5 दिन अपने पिता के साथ रहे और आए। ये इम्पैक्ट हुआ। इम्पैक्ट तो फिल्म का ऐसा ही हो रहा है उसका। अच्छा लगता है ये सुनते हुए। और आपकी फिल्में अक्सर एक संदेश देती हैं लोगों पर, हर तरह की एक तो विविधता है आपकी फिल्मों में। और अब उस तरफ चलते हैं जहाँ बिल्कुल अलग फिल्म है वो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो देशभक्ति के भाव से प्रेरित है। फौजियों के बीच आपने शूटिंग की होगी, तो कैसा ये अनुभव था? बहुत ही कमाल का था। मैंने शिप सीक्वेंस शूट की थी 30 किलोमीटर दूर विशाखापट्टनम से इंटरनेशनल वाटर में। और वहाँ अमिताभ बच्चन साहब शिप में वो आते थे। हम लोग तो सुबह 5 बजे 4 बजे निकलते थे। वो एक सेपरेट बोट से आते थे, उनको 8 बजे का टाइम होता था। वो 8 बजे आते थे, शिप पे सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर आते थे और वहाँ कम से कम 1000 आर्मी के लोग होते थे। पहले दिन जब अमिताभ बच्चन साहब आए, उनके साथ कमाल का एक्सपीरियंस हुआ। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्या डेडिकेशन बच्चन साहब का। उनको नोशिया हो गया पहले दिन ही, तो फिर वो ऊपर कैप्टन के रूम में उनको लिटा दिया गया। 15-20 मिनट के बाद खुद ही आते, बारे भाई शूटिंग नहीं करनी है क्या, इतना खर्चा हो रहा है, फिर इतने कैमरे, इतने शिप, इतना वो। अरे मैंने कहा सर आपकी तबीयत? बोले नहीं मेरी तबीयत ठीक है, मैं कर लूंगा। अभी तो शूटिंग ऐसी जगह लाए, मजाक में बोलते तबीयत तो होगी ना, ये तो मुझे सोचना चाहिए, ऐसी जगह आना नहीं चाहिए, तेरा क्यों नुकसान। तो ऐसा पूरी आर्मी बहुत सपोर्ट करती थी। चंडीगढ़ में हमने शूटिंग की, मनाली में हमने शूटिंग की। आर्मी के साथ तो एक्सपीरियंस, चाहे वो गदर हो, गदर 2 वो मेरा हमेशा अच्छा रहा है। इस देश की जो आर्मी है ना बहुत ही कमाल है, वो बहुत ही सपोर्टिव है। ऑफिसर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अमिताभ बच्चन से जुड़ी हुई बात आपने बताई, और किस तरह से अलग करती है आपकी दूसरी फिल्मों से ये फिल्म? ये फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है और पूरी की पूरी डेडिकेटेड है आर्मी को। तो अनिल जी, यहाँ पर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की बात चल रही है, तो इसी फिल्म का एक गाना सुन ले। हमें तुमसे हुआ है प्यार। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों ना मरे। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। आपसे भी हंसी है आपकी ये अदाएं, हम इस अदा पे क्यों न मरे। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हम तुम्हें देखा करें, बैठी रहो आगोश में। ऐसी भी क्या दीवानगी, बिल्कुल नहीं हो तुम होश में। जाने मन जान जाना, छोड़िए भी सताना। हम इस जलन में कब तक चले। तुम्हें हमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। आप ही बताएं हम क्या करें।
थी बेचैनियां, अब दूरियां हैं मुश्किल बड़ी। पंछी पिया परदेसिया, कैसे जिए हम अब ये घड़ी। आपसे आरज़ू है, आपसे जिंदगी है, आपके बिना हम कैसे रहें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताएं हम क्या करें। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस फिल्म का गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और अब हम थोड़ा फ्लैशबैक में आपको ले चलते हैं अनिल जी। फिल्म श्रद्धांजलि जब बनाई थी तो राखी, और हमने देखा कि आपके इस कमरे में वो एक तस्वीर भी लगी हुई है राखी के साथ, बड़ी अच्छी लगी। जब आपने राखी जी को कहानी सुनाई तो क्या रिएक्शन था उनका और किस तरह से बनी, इस फिल्म के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए क्या था, जब मैं तो एकदम बहुत 20-21 साल का था, बहुत नया था। उस जमाने में 40 साल से नीचे उम्र के डायरेक्टर बन नहीं पाते थे, क्योंकि पिक्चर 100-125 ही बनती थी, काम करने वाले बहुत लोग थे। तो मैं जब राखी जी के पास गया तो उनको लगा कोई फंबल हो गया, ऐसे ही कोई। मैं बोला B.R. चोपड़ा साहब का असिस्टेंट, वही कहानी सुनानी है। तो उन्होंने मुझे 6:30 बजे का टाइम दे दिया। आजकल का कोई एजेंसी के थ्रू तो जाना नहीं होता था, डायरेक्ट जाते थे। तो उनको लगा फंबल हो गया, कोई लड़का आ गया है 20-21 साल का जो मुझे डायरेक्ट करने की बात कर रहा है, ऐसे ही कोई फैन है जो बेवकूफ बना रहा है। मुझे बोला 10 मिनट तुम्हारे पास सुनाओ। वो 10 मिनट के बदले 4.5 घंटे मैं उनको पास रहा और कहानी सुनती रही। इतनी कहानी उनको पसंद आई। मेरे बाल कैसे होंगे, मेरे दुपट्टा कैसा होगा, मैं कौन सी साड़ी पहनूंगा, मैं कौन सी पर्स लूंगा अभी। और मेरे पास भी कुछ सवाल के जवाब नहीं थे, पर मैं भी तुरंत देता रहा, क्योंकि मेरे को भी फिल्मों के फ्लैश आते रहे कि ये क्या पहनती हैं, क्या होते हैं ये, और देता रहा। 3.5-4 घंटे तक हम लोग डिस्कस करते रहे और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। उनसे मेरा प्राइस फिक्स हुआ, टोकन फिक्स हुआ। बोले 51,000 टोकन दे दो। मेरे पास 1,001 रुपया था जो मैं अपनी मौसी से लेके गया था। घर में भी किसी को बताया नहीं था कि ये पिक्चर राखी के पास में साइन कर जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैंने मना कर दिया तो लोग मजाक करेंगे, या लो डायरेक्टर बनने चले हैं। वो बोले ये क्या है। मैंने कहा मैडम ऐसा है, देखो उन्होंने डेटें भी दे दी, 18 अप्रैल की बात है, उन्होंने 14 जुलाई से डेटें भी दे दी, ये क्या है। तो मैंने कहा मैडम ऐसा है कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, ये भी मैं घर वालों को भी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन मुझे आपके साथ पिक्चर करनी है। ये आप टोकन पकड़िए 1,001 रुपया, ये 50,000 रुपया को आपको शूटिंग से पहले दे दूंगा। तो मेरे को ऐसे देखने लगी। मैंने उनको बोला माई स्टेक्स आर मोर हायर देन यू, आपकी तो किसी कहीं भी डेट लग जाएगी, मेरा करियर खत्म हो जाएगा अगर मैं आपको शूटिंग पे नहीं कर पाया। तो पता नहीं उनको क्या मुझ पे दिखाए कि मुझे मुस्कुराई और ऐसा मेरे ऐसे किया और मेरे से बोले पापा ले लिया। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट राखी इज दैट मोमेंट। उनके उस भलमन साहब की वजह से था कि मैं उस दिन उनको साइन कर पाया। और अगर वो आज का ज़माना होता, कोई आर्टिस्ट ऐसे होता नहीं, 4 एजेंसीज आ जाती, करती नहीं पिक्चर। वो कहते पहले एजेंसी क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, स्टूडियो क्या है, उसी में पिक्चर खत्म हो जाती और अनिल शर्मा जैसे किसी डायरेक्टर का कैरियर शुरू नहीं होता, जो आज ऐसा हो ही रहा होगा। बिल्कुल मेरे जैसे कितने डायरेक्टरों का कैरियर नहीं शुरू हो पा रहा होगा। ये बड़ी विषम परिस्थिति है, इसलिए मैं बात ये जानबूझ के कह रहा हूँ, सब लोग एजेंसी आर्टिस्ट जरा इस बात को समझे कि कहानी सुने, कहानी अच्छी लगे तो उस पिक्चर को करे। और अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है फिल्म बनाने की तो आपके पास तो व्यवस्था, आप तो करवा सकते हैं, आप उस व्यवस्था को करें। लेकिन चलो हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे फादर केसी शर्मा जी, मतलब उनके बारे में मैं क्या कहूँ। मैं जब घर गया मैंने कहा राखी जी को साइन कर लिया, ऐसे वो इतने खुश हो गए। लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं कि मैं पैसे की व्यवस्था नहीं है मेरे पास, मैं कैसे करूँगा। और उन्होंने कैसे किया। 3-4 दिन बाद राखी जी का मैसेज आ गया कि उनको कपड़े चाहिए, वो 1 महीने के लिए बाहर जा रही है, वो कपड़े सेलेक्ट करना चाहते हो, डिजाइनर को 25,000 रुपया देना है अभी।
साड़ी कुछ खरीदने जा रही हैं, तो मेरी माँ ने अपने सारे जेवर दे दिए और 50,000 रुपये आया उससे, और 25,000 राखी को दिया, और 25,000 में से बाकी सबको साइनिंग 1,000 ही साइनिंग दिया हमने सबको, और टेक्नीशियन को 101 साइनिंग देके मैंने सारा सेटअप बना लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें परिवार का प्यार और इंडस्ट्री के अच्छे लोग, राखी जैसे अच्छे लोगों की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। कुछ ईश्वर की कृपा भी थी मुझ पर, शायद मेरे परिवार पर मेरे ग्रैंडफादर का आशीर्वाद था, मेरे पिता का आशीर्वाद था। ग्रैंडफादर बड़े एस्ट्रोलॉजर थे मथुरा में, पंडित डालचंद जोशी जी, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उन सब की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, बिहारी जी बैठे हैं, इनकी कृपा से ये कार्य हो पाया। क्या बात है, नहीं तो नहीं। बड़ी जज्बाती बात आपने कही है कि माँ ने जेवर बेचे और पिता ने ऐसे कहा। माता पिता से क्या कुछ आपको सीखने को मिली? कौन सी बात ऐसी है जो याद आती है आपने सीखी माँ से? सारी बातें याद आती है, मैं कौन सी बात कहूँ नहीं याद आती। अभी भी माँ की तस्वीर, पिता की देखो ऐसे मुस्कुराते हुए देखते रहते हैं, तो बस यही मुझे प्रेरणा। यहाँ कोई गाना सुनवाए हम श्रोताओं को? चलिए श्रद्धांजलि का गाना सुनाते हैं। सैया डोली लेके आए मेरे द्वार। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। गोरी कर ले तू 16 सिंगार, ये दिनों फिर ना आएंगे। गोरी कर ले तू 16 सिंगार, ये दिन फिर ना आएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। माथे पे चंदा की बिंदिया लगा दूं, बिंदिया लगा दूं, माथे बिंदिया लगा दूं। अखियों में बदरा का गजरा सजा दूं, गजरा सजा दूं, नैना गजरा सजा दूं। फूलों के रस में चुनरी रंगा के, फूलों के रस में चुनरी रंगा के गले पहना दूं, गले पहना दूं ये चंद्रहार, तो राजा लुट जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सपनों का राजा, सपनों का राजा, तेरे सपनों का राजा। पीछे बाराती आगे आगे बैंड बाजा, आगे बैंड बाजा, सजीला बैंड बाजा। गोरे गोरे हाथों में होगी वरमाला, गोरे गोरे हाथों में होगी वरमाला। होगी उनसे तेरी अखियाँ चार, तो नैना शर्माएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे।
दिन जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। गोरी कर ले तू सोला सिंगार, ये दिनों फिर ना आएंगे। गोरी कर ले तू सोला सिंगार, ये दिन फिर ना आएंगे। सैया डोली लेके आए तेरे द्वार, सवेरे लेके जाएंगे। शकीला बानो भोपाली जी के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा बताइए ना, कोई एक्सपीरियंस रहा खास था। याद? बहुत ही अच्छी महिला थी, खार में रहती थी। अक्सर मैं जाता था उनके पास, अपने प्रोग्रामों में मुझे बुलाती थी और क्या वकार था उनके। ऐसे पब्लिक को कंट्रोल करती थी। 2-2, 5-5 हज़ार आदमी उनके प्रोग्राम में होता था। मैंने ऐसा कंडक्ट करने वाला सिंगर देखा ही नहीं। कैसे स्टेज का सरताज, स्टेज का बादशाह, स्टेज का शहंशाह या स्टेज की रानी क्या होता है, वो शकीला क्या बानो बात है। भोपाली थी। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, और जब आप 18 बरस के थे मेरे ख्याल से, और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में आपने कदम रखा था फिल्मों में, द बर्निंग ट्रेन और पति पत्नी, और वो कौन सा दौर था, और जो आपने बलदेव राज जी से जो कुछ सीखा, तो क्या कुछ उनसे ही सीखा बस। मैं पति पत्नी वो मैं उनके साथ असिस्ट हुआ, साफ का तराजू, बर्निंग ट्रेन, तीनों फिल्मों में काम किया। 2.5 साल में मैं तकदीर वाला था, इन 3 फिल्मों से गुजर गया। चोपड़ा साहब अक्सर बैठे बैठे बहुत सी चीजें बताते रहते थे जो मैं उन श्रोताओं से शेयर करना चाहता हूं जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं। वो हमेशा कहते थे कि देखो, कहानी जो है वही मुख्य होती है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैमरा जो होता है ना, वो सिर्फ एक कलम है, वो टूल है, वो कहानी नहीं है। आप कलम को ब्यूटीफुल करने में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। शॉट को ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शॉट से आप जो कहानी कह रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, जो शॉट उस कहानी को कैप्चर कर रहा है। तो मैं आज तक उसी मामले में चलता रहा हूं। मेरे लिए शॉट ब्यूटीफुल हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कैमरामैन चाहता है हम भी ले लेते हैं, लेकिन वो मेरे लिए महत्वपूर्ण, वो थोड़ा खराब भी होगा तो मुझे चलेगा, लेकिन जो उसके थ्रू मैं कहानी कह रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये चीज मैंने उनसे सीखी, क्योंकि हर शॉट जिसमें कहानी नहीं है उसको फिल्म से निकाल। आपकी फिल्मों में बड़ी विविधता दिखाई देती है, चाहे वो फरिश्ते हो, हुकूमत, मतलब एक अलग व्यावसायिक और मारधाड़ वाली फिल्में रही। बहुत जज्बाती फिल्में आप बनाते हैं, तो ये विविधता कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं, कहाँ से लाते हैं? बस ऐसा है, मैं तो देखो हर तरह की फिल्म देखने वाला था। मैं तो दारा सिंह की फिल्में भी खूब देखता था, तो मैं दिलीप साहब की फिल्में भी खूब देखता था, तो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में भी खूब देखता था, तो सत्यजीत रे भी देखा, तो ऋतिक घटक भी देखा, तो इंग्रिड बर्गमैन भी देखा, तो सब कुछ देखा मैंने। मैं फिल्मों का प्रेमी रहा हूँ, तो हर तरह की फिल्म मुझे भाती है। मेरे लिए फिल्म का कभी कोई क्लासिफिकेशन नहीं रहा कि ये एक्शन है, ये मारधाड़ है, ऐसा कुछ नहीं। सिविल फिल्म है, जो फिल्म आपको रस दे फिल्म है। अभी मैंने फिल्म बनाई थी माँ, देखो क्या था, एक घोस्ट की, एक माँ की कहानी थी। मैं फिल्म बनाई फरिश्ते, वो क्या थी। फिल्म बनाई तहलका, तो सब अलग अलग तरह की। अब गदर 2 के बाद बना दी बनवास, तो ये सब अलग अलग, बीच में सिंह साहब दी ग्रेट जूनियर, तो ये सब अलग अलग तरह की फिल्म, अलग अलग तरह का सिनेमा। द हीरो बनाई, लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, तो वो एकदम 2003 में इतनी मॉडर्न फिल्म थी कि लोग आज भी कहते हैं कि इतनी मॉडर्न फिल्म नहीं आई। तो जो फिल्म का सब्जेक्ट है उसके हिसाब से फिल्म बनाता हूँ, और जो फिल्मकार है वो उसका कोई क्लास नहीं होता, वो हर क्लास की फिल्म बना सकता है। यहाँ कोई गाना सुनवाएं हम श्रोताओं को? जद मेहंदी लग लग जावे
मग, ठगना है दिल तो अखियों से ठग। मुंदरी का नग माही करे जगमग, ठगना है दिल तो अखियों से ठग। चूड़ी संग चूड़ी करे खन खन खन, तेरे संग जोड़े गए मेरी धड़कन। ओए आ जाओ सारे नच लो गालो, ढोल है रॉकिंग ओए पंगड़े पालो। ओए ऐसे नाचो मार के अच्छी डांस दूर टूट जावे डीजे, फिर ये सॉन्ग लगावे कि रात कट दिया नहीं 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 नहीं, कट दिया नहीं 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 नहीं, रात कट दिया नहीं 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 नहीं। पढ़ने वाली अखबार सजना, पढ़ने वाली अखबार सजना, तेरे संग होना है फरार सजना। हाय मैं तेरे सबके जावा, मैं मर जावा और मैं मर जावा। अरे आंखों के संग आंखों के जब बात शात बन जावे, पल पल हलचल मच जावे, तेरा तक कट दिया नहीं 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 नहीं, कट दिया नहीं 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 नहीं, तेरा तक कट दिया नहीं 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 नहीं। जग मेहंदी लग लग जावे, जग चूड़ा सज सज जावे, तेरा तक कट दिया नहीं 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 नहीं। वनवास भी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो किरदार कहीं बड़े नजदीक से आपने देखा है, तो क्या कहीं निजी जीवन में भी कहीं कोई ऐसी घटना आपने देखी है? नहीं, घटनाएं तो बहुत देखी ना। मैंने आपको बताया था कि इतना अखबारों में पढ़ा, इतना चीज़ें हर रोज हो ही रहा ना। घर घर में वनवास है। अब घर में घुसते हैं, शाम को थके मादे, पिताजी आपके 75 साल के बैठे हो, सुबह से इंतजार कर रहे हैं बेटा आएगा 4 मिनट में। आप आते हैं 2 मिनट पाँव पे हाथ लगा तो कैसे बाबूजी आप क्या ठप ठीक, और कह के आप चले जाते हो, क्योंकि आप भी अपनी उलझनों में उलझो। बाप को आपसे 10 बातें करनी है, वो भी सोचता है यार क्या करूं मैं इनसे बातें, ये बेटा मेरा खुद उलझन में है। हमारे श्रोताओं को अपने बचपन के बारे में बताइए, क्या फिल्में देखते थे? जाहिर सी बात है फिल्मों में शौक रहा होगा आपका। अरे मैं तो मथुरा में था, और मथुरा में 4 टॉकीज हुआ करते, राजकमल, लक्ष्मी, डिफेंस और सपना। वो खूब फिल्में देखी। कई बार आगरे भी हम चले जाते थे बस पकड़ के, वहाँ भगवान टॉकीज में जाके फिल्म देखते थे। तो ऐसा सब होता रहा है। पिताजी और माँ मना नहीं करते थे कहते? अरे बहुत सारे उसमें चक्कर होते थे। पिताजी माताजी तो बॉम्बे भी आ गए थे। पहले पिताजी बॉम्बे आ गए, फिर माती बाबा हमारे होते थे। तो मैं कई बार क्या करता था कि बाबा के पास बैठा रहता था। जैसे ही 3 बजे 3:10 तक बाबा के पास बैठा हूँ, अचानक 3:10 पे बाहर निकला आया मैं, और भागते 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 राजकमल टॉकीज पहुँच गया। और 3:20 पे मुझे मालूम है नंबरिंग खत्म होगी, पिक्चर शुरू होगी, पिक्चर के टाइटल होंगे, वहाँ पिक्चर में पहुँच गया। जैसे ही पिक्चर इंटरवल होने वाला, उससे 5 मिनट पहले दरवाजे पे आ गया। इतनी समझ आ गई थी। और वहां से 5 मिनट पहले भाग गए घर में, 10-15 मिनट घर में रहे। कहाँ गया था? इधर ही गया था, खेल रहा था, ये कर रहा, फटाक से फिर सिनेमा में। मार नहीं पड़ी कभी? क्या पता है इन सब बातों के लिए ये सब होता रहा। सिनेमा का शौक था। सिनेमा शौक मेरे पापा को भी था, मेरे बाबा को भी था। सब अपनी अपनी तरह से सब देखते। ये जो निर्देशन की दुनिया में बहुत सारे बदलाव भी आए, फिल्मों की दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आपने इतनी तरह की फिल्में बनाई हैं, तो कैसा लगता है आपको? मतलब किस तरह का बदलाव आप महसूस करते हैं? संसार बदलेगा तो कथाएं बदलेंगी, सामाजिक स्ट्रक्चर बदलेगा तो कथाएं बदलेंगी। जब मुंशी प्रेमचंद जी लिखते थे तो समाज का ढांचा अलग था। आज जो कहानी लिखी जा रही है समाज का ढांचा अलग है। उस वक्त छूत अछूत ये सब बातों का बहुत था। उस वक्त विधवा ये सब बातों का बहुत था। उस वक्त एक लड़की ने एक लड़के को देख लिया, उसके बातों का बहुत था। आज वो सब चीजें दूरियां मिट गई हैं। आज हम लोग क्या फिल्में देख देख के, आज की जितनी जनरेशन है ना, मैं तो कहता हूँ ये फिल्मी जनरेशन है सारी।
आज जैसे आप मैं हम सब फिल्मी जनरेशन है, हम फिल्म देख देख के बड़े हुए हैं, हमको कोई लव स्टोरी बुरी नहीं लगती, हमको अच्छी बात है जब हमारे बच्चे लव स्टोरी में जाते हैं, वो अपनी रियल लाइफ में किसी से प्यार करते हैं तो हमको लगता है हीरो हीरोइन है तो जी इनका तो प्यार पलना ही चाहिए, हम भी उनके लिए दर्शक हो जाते हैं। आज की जो सारी जनरेशन है इनके संस्कार फिल्मों ने बनाए हैं, और हमेशा संस्कार आपकी उस वक्त का साहित्य, पहले किताबें बनाती थी, साहित्य बनाता था, उससे पढ़ के आपके संस्कार बनते थे, और आज आपके सारे संस्कार सिनेमा को देख के बज रहे। एक जमाना था कि आप एक दूसरे को किस भी नहीं हो सकता था फिल्मों में, आज तो कुछ भी हो रहा है, वेब शोज में, OTT पे सब कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, तो समय बदला है, चीजें बदली है, टेक्निक बदली है, शूट करने के तरीके बदल गए, टेक्नोलॉजी बहुत अलग आ गई है। यहाँ कोई गाना सुनवाए हम श्रोताओं को? काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ओ गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। इसके रूप में ये कितनी मगरूर है, देखो इसको गौर से, लड़की है के हूर है, जादू इसके रूप में ये कितनी मगरूर है। देखूं जब देखूं इससे दिल धड़के, तड़पे जवानी दाई अख पड़ के, देखूं जब देखूं इससे दिल धड़के, तड़पे जवानी दाई अख पड़ के, तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा।
काला काला चश्मा। तौबा खुदा खैर करे, खूब है करिश्मा, खूब है करिश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, अरे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। खाली वक्त में क्या करते हैं? वैसे खाली वक्त मिलता ही नहीं होगा आपको, लेकिन फिर थोड़ा बहुत मिलता ही नहीं है तो एक्चुअली नहीं। अभी देखो गदर रिलीज हुई, एक दिन छुट्टी पे नहीं गया। बनवास रिलीज सोचा था 1-2 महीने बाहर जाऊंगा, कहाँ जा पा रहा हूँ। जी, आगे की कथाएं का इरादा है? नहीं, अभी बनवास 2 का इरादा तो नहीं, अब दूसरी पिक्चरों की कहानियां चल रही है। आने वाले जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या नई जो पीढ़ी है, नई पौध है आना चाहती फिल्मी दुनिया में, उनके लिए कुछ कहिए संदेशा। उनके लिए बस यही कहूँगा कि भाई आप दिल से ज़्यादा सोचे सिनेमा में, दिमाग भी लगाएं लेकिन दिल पहले लगाएं। अगर आपका दिल है और आप यहाँ जीना चाहते हैं, आप यहाँ मरना चाहते हैं, नुकसान फ़ायदे के ऊपर हैं, तो आप सिनेमा में आएँ, फिल्म लाइन में आएँ, नहीं तो ये फिल्म लाइन आपके लिए नहीं है। और सबसे पहले आप ये जज करें कि आप किस लायक हैं। अपने बारे में मिस जजमेंट मत करें। आपको लगता है आप बड़े कलाकार, बड़े एक्टर बन सकते हैं, आपको अपने में एक कुव्वत दिखती है, 100% दिखती है, तो ये आप आए। आपको लगता है आप डायरेक्टर बन सकते हैं, आप सेल्फ जजमेंट आप खुद करें। यहाँ कोई गाना सुनवाएं हम श्रोताओं को। चलती है घड़ी, टिक 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 चलती है घड़ी, घड़ी मगन हो गई घड़ी, थम गई मेरा न जाने क्या होगा, रुक गई लबों पे बात न जाने क्या होगा, टिक
चलते चलते आखिरी बात हम आपसे जानना चाहते हैं। ये तकनीक का ज़माना है, जाहिर सी बात है हमें तकनीक का स्वागत करना चाहिए। AI ने किस तरह का? भाई मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है, मैं तो बहुत ही अच्छा है। AI एक तरह से आपको असिस्ट कर रहा है, आपको एक असिस्टेंट मिल गया है 24 कई बार गलत भी तो करता है। बहुत बढ़िया बात है। कहानियों में गलत तो ठीक है, अब आपको चुनना है ना। अनिल शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने इतना सारा वक्त दिया विविध भारती के श्रोताओं से बातचीत करने के लिए, और हमें उम्मीद है ये दिलचस्प बातचीत हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आएगी। आपका आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। गड्डी लेके मैं निकला, ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। ओ एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रब जाने कब गुजरा अमृतसर, हो कब जाने लाहौर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, हो उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में, मैं बिस्तर डाल के सो गया। जब जागा ये भागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। हो एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा गल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर उसके चोरी से, छुपके से कोई चोर आया, मैं उठ दिल छोड़ आया। आज के मेहमान कार्यक्रम में अभी आपने सुनी जाने माने फिल्मकार अनिल शर्मा से रेडियो सखी ममता सिंह की इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग। मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रास्ते पर, ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।